हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक यूरोप का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग पटना यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 2 के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ये हमारा नेपोलियनिक इरा का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सा था, ऐसा कौन कौन सा परिस्थिति था जिसमें नेपोलियन का राइज होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग उसके राइज को देखे थे कि कैसे उसका प्रमोशन होता है, जोसेफिन से उसका कैसे मुलाकात होता है, उसके बाद कुलीन वर्ग में पहचान बनता है, फिर एक बार इटली अभियान पे जाता है, फिर मिस्र अभियान से वापस आता है और प्रथम कौंसल मतलब जो बनाता है नेपोलियन, उसका पूरा पावर ले लेता है और इस तरह से धीरे धीरे वो पावरफुल होते जाता है। तो देखे थे हम लोग उसका राइज। इसमें हम लोग कंडीशन देखेंगे कि कौन कौन से परिस्थिति में उसका राइज हुआ। ठीक, तो नेपोलियन के उदय में सहायक परिस्थितियां कौन कौन सी थी। तो 1789 में जो क्रांति हुआ तो उस दौरान संविधान लाया गया। उसके बाद तो संविधान लाया गया तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा था, पुरातन व्यवस्था, उसको पलट दिया गया एकदम से, मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया और नागरिकों में संपत्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई और अधिकारों का वितरण भी किया गया, जिसमें उनको समान मतलब समानता के आधार पर करा गया ये सब। तो ऐसे में यह जानना रोचक हो जाता है कि नेपोलियन जैसे अधिनायक, यानी कि एक तरह से डिक्टेटर का कैसे उदय होता है और इस अधिनायक को फ्रांस का जनता स्वीकार क्यों करता है। फ्रांस का जनता तो अच्छा वाला जनतंत्र चाहता था, तो ऐसा डिक्टेटर को एक्सेप्ट कैसे कर लेता है फ्रांस या फ्रांस का जनता, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्रांति के बाद परिवर्तन के दौर में गुजर रहा था पूरा फ्रांस। वस्तु का कीमत वहाँ पे बढ़ रहा था, करेंसी वहाँ का गिर रहा था, यानी कि मुद्रा अवमूल्यन से दोहरा आर्थिक संकट, यानी कि एक तरह से तो डबल इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे चल रहा था। क्रांति के बाद की राजनीतिक उथल पुथल से व्यवस्था और खराब हो गया वहाँ पे। ऐसी विकट आर्थिक हालात में फ्रांस की जनता जो था वो क्रांति के आदर्शों एवं मूल्यों को छोड़कर अर्थव्यवस्था में सुधार चाहती थी। यानी कि होता है ना, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, ऐसा कहावत सुने होइएगा। तो वैसा ही वहाँ हुआ। क्रांति तो लोग कर दिए, लेकिन क्रांति के बाद से इकोनॉमी स्थिति जो था वो और बुरा होते चला गया। तो लोग जो था वो क्रांति का जो आइडियल था, जो विचार था, उसको एक तरह से कुछ समय के लिए साइड में रखना चाहते थे और वहाँ के अर्थव्यवस्था में सुधार चाहते थे। तो नेपोलियन के नेतृत्व में जनता को पूरा विश्वास था कि इसमें सुधार मतलब होगा, यानी कि उनको उम्मीद था कि नेपोलियन ही कुछ कर सकता है इसमें। राष्ट्रीय महासभा के सुधारों में मध्यम वर्ग के प्रति झुकाव था, अतः संवैधानिक परिवर्तन से सभी वर्ग खुश नहीं थे। यानी कि जो 1791 में वहाँ पे नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आया था, संविधान लेकर के आया था, उससे जो मिडिल क्लास में मतलब मिडिल क्लास पे ज़्यादा उसमें फोकस करा गया था। तो मिडिल क्लास में भी जो नीचे वाले वर्ग के थे वो खुश नहीं हुए। किसान वर्ग या जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा था, उसमें मिडिल क्लास में सिर्फ जो पैसे वाले लोग थे उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो इससे सभी लोग खुश नहीं थे। साथ ही जो डायरेक्टरी का शासन था उसका नकारापन तो इटली वाले केस में आप देख ही चुके हैं। और भ्रष्ट व्यवस्था ने नेपोलियन के लिए सत्ता प्राप्ति का सफ़र क्या कर दिया, एक तरह से आसान कर दिया गया। एक तो डायरेक्टरी का शासन नकारापन था, मतलब अनेबल था शासन चलाने के लिए, और दूसरा करप्ट भी था। इसमें नेपोलियन के लिए एक तरह से रास्ता साफ हो गया। डायरेक्टरी शासन काल में नेपोलियन के इटली अभियान की चमत्कारिक विराट सफलता से जनता रोमांचित हो गई। जो इटली में अभियान किया था, अपने से दोगुने सैनिक को अपने से उनके आधा रिसोर्सेस में ही हरा दिया। जन सम्मान नेपोलियन को फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव एवं सम्मान का प्रतीक मानने लगा। साथ ही इटली के विजित प्रदेशों में उसके द्वारा स्थापित सुनियोजित प्रशासन से उसकी प्रशासनिक क्षमताओं का परिचय भी मिला। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाया नीस और सेवाय के क्षेत्र में, जो इटली को जीता, तो वहाँ पे उस टाइम नेपोलियन ही एक तरह से एडमिनिस्टर करता था। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, तो लोग इससे भी इम्प्रेस्ड हुए। फ्रांस में संदेश गया, लोगों में मैसेज गया कि नेपोलियन जो है सीमित साधनों में भी अधिकतम हितकारी काम कर सकते हैं, यानी कि रिसोर्स कम होने के बावजूद भी आउटकम जो है इसका अच्छा आ सकता है अगर हम लोग नेपोलियन को एक तरह से मौका दे तो। नेपोलियन ने समन्वयकारी नीति अपनाई, जिसके तहत यानी कि मिडिल पाथ अपनाया, जिसके तहत न तो उसने क्रांति के उपलब्धियों को पूरी तरह से नकारा और न ही पुरातन व्यवस्था से पूर्णतः विमुखता रखी। यानी कि जो पहले से सिस्टम चला आ रहा था उससे पूरी तरह से साइड भी नहीं हुआ और नया सिस्टम को पूरी तरह से मतलब अपनाया भी नहीं, एक तरह से बीच वाला पाथ निकाला। यानी कि जो पुरातन व्यवस्था में उसको ठीक लगा उसको भी बनाए रखा और जिसमें चेंजेस का
नीड आया, उसमें चेंजेस भी करा। नेपोलियन ने क्रांतिकालीन परिवर्तनों एवं पुरातन व्यवस्था के मध्य संतुलन का मार्ग चुना, जिससे अधिकांश फ्रांसीसी नागरिक सहमत थे, यानी कि मिडिल पाथ अपनाया। और जो अधिकांश फ्रांसीसी जो नागरिक थे वो भी यही चाहते थे, अचानक से बहुत ज़्यादा बदलाव भी नहीं चाहते थे, और अचानक से मतलब सब कुछ नया नहीं चाहते थे, लोग एडॉप्ट ही नहीं कर पाते सब कुछ चेंज करना। तो नेपोलियन थोड़ा दिमाग लगाया और मिडिल पाथ निकाला। क्रांतिकालीन परिवर्तनों एवं गृह युद्ध के हालात में क्रांति ने योग्य लोगों की संख्या कम कर दी। अब वहाँ पे जो परिवर्तन आया और गृह युद्ध यानी कि सिविल वार जैसा सिचुएशन हो गया, तो उससे जो कैपेबल लोग थे उनका संख्या कम हो गया, क्योंकि क्रांति की हिंसा प्रति हिंसा में हजारों नागरिक मारे गए। वहाँ पे जो सिविल वार चला उसमें हजारों लोग मारे गए, एवं जो शेष थे, जो बचे हुए लोग थे, वो भी भ्रष्ट और अयोग्य हो गए थे। तो ऐसे में नेपोलियन ही जो था वो एकमात्र लोकप्रिय विकल्प बचा लोगों के पास, कोई ऑप्शन ही नहीं था लोगों के पास, मतलब दूसरा बेटर चॉइस ही नहीं था नेपोलियन के अलावा। वस्तुतः इंडीड जो धनिक वर्ग था उन्नति के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा था, जबकि गरीब जो था वो सामाजिक सुरक्षा की। और वहीं क्रांतिकालीन भगोड़े लोग फ्रांस लौटना चाहते थे, यानी कि सबका अपना अपना मतलब एक तरह से क्या बोला जाए स्वार्थ था। जो अमीर लोग थे वो चाहते थे उनके संपत्ति की सुरक्षा का गारंटी मिले, जो गरीब लोग थे वो चाहते थे कि सामाजिक सुरक्षा का मिले। जो भगोड़े लोग थे यानी कि जो देश छोड़ के भागे थे क्रांति काल में, आप पहले वाले लेक्चर्स में देखे होइएगा, तो वे लोग फ्रांस लौटना चाहते थे। तो इन सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता जो था वो सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट में ही था। अब उपयुक्त कारणों से फ्रांसीसी नागरिकों के जुबान पे सा नेपोलियन का नाम अचानक से चढ़ गया। जनता में यह संदेश गया कि नेपोलियन में फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों एवं आदर्शों को सुरक्षित रखते हुए राज्य के गौरव को यूरोप में विस्तारित करने की क्षमता। अब लोगों में यह मैसेज गया कि नेपोलियन ही वो एकमात्र ऐसा है जो मतलब सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी एक तरह से तरक्की कर सकता है। एक तो स्थिति खराब है तो इसको ठीक भी कर सकता है कम रिसोर्सेस में, और यूरोप में जो है एक तरह से फ्रांस को सबसे ऊपर का दर्जा भी दिला सकता है। तो अतः सत्ता प्राप्ति का मार्ग जो था जनता की उम्मीदों, तत्कालीन परिस्थितियों एवं नेपोलियन की महत्वाकांक्षाओं के कारण आसान हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।